नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने चैनल स्टडी पॉइंट मौर्या में। दोस्तों, आज की इस क्लास में मैं आपको 7वीं क्लास की ज्योग्राफी की बुक का लेसन नंबर पहला कराने जा रहा हूँ। बुक का नाम है दोस्तों हमारा पर्यावरण, और हमारा जो पहला लेसन स्टार्ट हो रहा है उसका नाम है पर्यावरण। जैसा हम नाम से जानते हैं दोस्तों, पर्यावरण की परिभाषा क्या है कि हमारे आसपास की सभी चीज़ें मिल करके पर्यावरण का निर्माण करती हैं। क्लियर है? ये नहीं है दोस्तों कि हम सिर्फ पर्यावरण की परिभाषा ही को जानें, लेकिन इस लेसन में हम बहुत सी चीज़ों को जानने वाले हैं। तो साथियों, मैं उम्मीद करूँगा कि हम सब ध्यानपूर्वक इस अध्याय को समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से शुरू करते हैं। लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि स्कूल जा रहा था तब उसने देखा कि उसके स्कूल के निकट के खेल के मैदान में खुदाई हो रही थी। उसने क्या देखा था दोस्तों? स्कूल के जो पास में जो कि मैदान था खेल का, वहाँ पर खुदाई हो रही थी। वहीं एक मैदान उनके खेलने के लिए वहाँ पर था। सिर्फ दोस्तों उस रवि के लिए वही एक ऐसा मैदान था जहाँ पे वो खेला करता था। आइए आगे चलते हैं दोस्तों। लोगों ने बताया कि वहाँ अनेक फ्लैट वाली एक बड़ी इमारत बनेगी। जब रवि को समझ में आया कि मुलायम घास, गेंदे के फूल एवं तितलियों वाली विशाल मैदान अब हमारे लिए नष्ट हो चुका है, तो उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे। उसने यह बात अपने सहपाठियों को बताई। सुबह की सभा में प्रधानाचार्य ने भी बहुत उदासी से कहा, देखो कैसे हमारा पर्यावरण बदल रहा है। कक्षा में पहुंचकर रवि ने अपने शिक्षक से पूछा, पर्यावरण क्या है? जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हो, शिक्षक ने बताया। जी हाँ दोस्तों, रवि ने अपने क्लास टीचर से क्या पूछा कि पर्यावरण क्या है? तो टीचर ने जवाब दिया कि जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हो। रवि कहने लगा, इसका अर्थ है स्कूल भवन, मेज, कक्षा में रखी कुर्सियां, यहाँ तक कि खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट, मेरे दोस्त, ये सभी हमारे पर्यावरण के अंग हैं। हाँ, शिक्षक ने कहा, लेकिन जरा रुको। कुछ वस्तुओं का निर्माण प्रकृति ने किया है, जैसे पर्वत, नदियाँ, पेड़, प्राणी, जबकि अन्य का निर्माण मानव ने किया है, जैसे सड़क, कार, कपड़े, किताब आदि। अब दो छात्र मिलकर कार्य कीजिए। अपने निकट बैठे सहपाठी के साथ मिलकर के प्रकृति एवं मानव द्वारा निर्मित वस्तुओं की सूची बनाएं। ये आपको नहीं करना साथियों, बस ये एक स्टोरी बताई गई है। ठीक है, आगे चलते हैं। रवि, परमजीत, जैसी, मुस्तफ़ा, आशा सभी यह सूची बनाने के लिए उत्सुक थे। इकबाल ने पूछा, हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है? शिक्षक ने उत्तर दिया, ऐसा हमारी ज़रूरतों के कारण होता है, ये दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती है। आगे चलते हैं साथियों। ठीक है, अब ये तो आप देख रहे हैं साथियों, यहाँ पे हमारे इस चित्र में क्या दे रखा है? पर्यावरण के घटक, कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। मानव निर्मित पर्यावरण, जिसमें मानव क्या बनाता है? इमारतें, पार्क, पुल, सड़क, स्मारक और उद्योग, ये सब क्या दोस्तों? मानव निर्मित है। ठीक है, मानव निर्मित पर्यावरण। और यहीं पे दोस्तों जो प्रकृति ने बनाया, जलमंडल बनाया, वायुमंडल बनाया, स्थल मंडल बनाया और यहाँ पर जैवमंडल बनाया। दोस्तों जैवमंडल किसको कहते हैं? इन तीनों को मिलाकर के जैवमंडल कहा जाता है। क्लियर है? आइए आगे चलते हैं। ठीक है, अभी ये भी बता देता हूँ दोस्तों, यहाँ पे क्या दे रखा है आपके सामने? मानव, है ना? ये पर्यावरण के घटक में आता है। मानव ने दोस्तों क्या बनाया? मानव ने धीरे धीरे दोस्तों, पहले एक व्यक्ति होता है, फिर उसका खुद का परिवार होता है, परिवार में मिलकर के समुदाय बनाते हैं, समुदाय में धर्म आ जाते हैं, धर्म क्या शैक्षिक स्तर पर आ जाता है, उसमें आर्थिक और राजनैतिक, ये सभी दोस्तों एक मानव की एक जीवन से जुड़ी ये सभी श्रृंखलाएं हैं। अब आगे चलते हैं साथियों। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों क्या लिखा है? 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट, जीवीय और अजीवीय। जीवीय क्या होता है दोस्तों? नाम से बता रहे, जिसमें जीव है। ये क्या बोला है? सजीव प्राणियों का संसार, जैसे पादप एवं जंतु। क्लियर? अजीवीय में निर्जीव पदार्थ का संसार, जैसे भूमि, स्थल जिसको कहते हैं हम।
ठीक है दोस्तों, ऊपर के वार्तालाप से आप समझ गए होंगे कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारी एक सुंदर सी क्या है, परिभाषा है। ठीक है, ये परिभाषा कहाँ से है, अगर आपसे पूछा जाए पर्यावरण क्या है, तो दोस्तों लिखेंगे हम यहाँ, किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। यह प्राकृतिक एवं मानवीय, या कह सकते हैं दोस्तों मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवीय एवं अजीवीय दोनों परिस्थितियां सम्मिलित हैं। हाँ दोस्तों, प्राकृतिक पर्यावरण में जीवीय और अजीवीय दोनों ही परिस्थितियां सम्मिलित हैं। आगे चलते हैं, यहाँ से चलते हैं दोस्तों। जबकि मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रियाएं, उनकी गतिविधियां एवं उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं सम्मिलित हैं। आगे चलते हैं, जो टॉपिक शुरू हो रहा है उसका नाम क्या है दोस्तों, प्राकृतिक पर्यावरण। नाम से पता लग रहा है वह पर्यावरण जो प्रकृति ने बनाया, जैसे भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। दोबारा, भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। क्लियर हो गया साथियों। उसी में दोस्तों आगे चलते हैं, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल एवं जैव मंडल से आप पहले से ही परिचित होंगे। आइए अब हम इनके संबंध में कुछ और तथ्यों की जानकारी प्राप्त करते हैं। पृथ्वी की ठोस, जी हाँ दोस्तों, अब स्थल मंडल की बात हो गई है तो यहाँ पे ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये क्या कहता है, पृथ्वी की ठोस परपट्टी या कठोर ऊपरी सतह को स्थल मंडल कहते हैं। क्लियर हो गया। जो पृथ्वी की दोस्तों ऊपरी जो परपट्टी होती है वो भी ठोस होती है, कठोर होती है, उसी के परत को हम क्या कहते हैं, स्थल मंडल कहते हैं। यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है। यह कैसे बना होता है दोस्तों, जो हमारी परपट्टी जो ठोस सतह है वो चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसी विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल होता है। ये स्थलाकृतियाँ महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती हैं। स्थल मंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि एवं मानवीय बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। यह खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। जी हाँ दोस्तों, कौन एक खनिज संपदा का एक स्रोत है, कौन दोस्तों, स्थल मंडल। स्थल मंडल एक ऐसी चीज़ है दोस्तों जहाँ पर दोस्तों मानव एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि उपलब्ध होती है और पशुओं के लिए घास स्थल होता है और खनिजों के लिए संपदा का भी एक स्रोत होता है। क्लियर हो गया। जैसा आप दोस्तों ये सुंदर सा चित्र देख रहे हैं, ये क्या है, पर्यावरण के क्षेत्र। ठीक है, इसमें क्या है दोस्तों, एक समझने वाली बात है। यहाँ आपको जलमंडल दिख रहा है, यहाँ वायुमंडल दिख रहा है दोस्तों, और यहाँ पे स्थल मंडल दिख रहा है। अगर हम बात करें वायु भी, जल भी और भूमि भी मिलती हैं, जब तीनों का मिश्रण होता है तो इसको जैव मंडल कहा जाता है। ठीक है, आइए समझते हैं साथियों नीचे क्या लिखा है। कहता है दोस्तों जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। जो जल का क्षेत्र होता है जहाँ पे पानी ही पानी होता है उसको जलमंडल कहा जाता है। यह जल के विभिन्न स्रोत जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। जी हाँ दोस्तों, जिनके अंदर प्राण है उन सबको जल की आवश्यकता है। आगे चलते हैं, पृथ्वी के चारों ओर फैली, अभी अगली परिभाषा है दोस्तों। हमने ऊपर स्थल मंडल पढ़ लिया और यहाँ पे हमने जलमंडली परिभाषा देख ली। अब अगला समझते हैं, पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की परत को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर वायुमंडल को थामे रखता है। ठीक है, यह सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। इसमें आगे चलते हैं, इसमें
कई प्रकार की, क्या दोस्तों, कई प्रकार की क्या होती हैं, इसमें कई प्रकार की गैस, धूल कण एवं जलवाष्प उपस्थित रहते हैं। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन होता है। जी हाँ दोस्तों, ये समझने योग्य बात है कि वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम और जलवायु में परिवर्तन होता है। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। पादप, पादप मतलब पेड़ पौधे। पादप एवं जीव जंतु मिलकर के जैवमंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल, वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। जी हाँ दोस्तों, चाहे आप हो चाहे हम हो, हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत क्या है दोस्तों? वायु की भी ज़रूरत है, भूमि की भी ज़रूरत है, क्योंकि हमें खेती करना है, घर बनाना है, बहुत सारे काम हैं। तभी दोस्तों यहाँ परिभाषा क्या कहता है? कहता है जहाँ स्थल, जल, वायु, यहाँ पे तीनों, भूमि भी है, जल भी है, वायु मिल करके जीवन को संभव बनाते हैं। अगर पानी नहीं है, ये दो चीज़ें हैं दोस्तों, खाली भूमि और वायु है तो भी जीवन संभव नहीं है। भूमि और जल है और वायु नहीं है तो भी हमारा जीवन संभव नहीं है। ठीक है, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल को मिला करके जैव मंडल का निर्माण होता है। क्लियर हो गया साथियों? अब चलते हैं आगे। आगे दोस्तों क्या कहता है हमारा एक सुंदर सी डेफिनेशन, परितंत्र क्या है। ठीक है, रवि की कक्षा के एक एनसीसी कैंप में जैसी ने अचानक से कहा, कितनी मूसलाधार वर्षा हो रही है, इससे मुझे अपने केरल याद आ गया। तुम सबको आकर देखना चाहिए कि कैसे हरे भरे खेतों एवं नारियल के बागानों में लगातार बारिश होती रहती है। तभी जैसलमेर के रहने वाले हीरा ने अचानक से कहा, हमारे यहाँ वर्षा होती ही नहीं है, हमें तो दूर दूर तक केवल कीचड़ एवं रेत ही नजर आती हैं, लेकिन वहाँ ऊँट भी तो मिलते हैं, रवि ने कहा। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं साथियों। अब हीरा ने कहा, ऊँट तो मिलते ही हैं, जब तुम हमारे रेगिस्तान आओगे तो तुम्हें सांप, छिपकली एवं अनेक कीट भी देखने को मिलेंगे। रवि हैरत में पड़ गया। विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति एवं लोगों के रहन सहन के तरीके इतने भिन्न क्यों? क्या सभी का एक दूसरे के साथ संबंध है? बिल्कुल, बहुत संबंध है, शिक्षक ने कहा। सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होता है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं अलग अलग स्थानों पर पेड़ पौधे, जीव जंतु अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं। ये सब किसकी वजह से होता है? सिर्फ पर्यावरण की वजह से होता है। क्लियर है? आगे चलते हैं साथियों। प्रायः वे एक दूसरे पर भी आश्रित हैं। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही परितंत्र का निर्माण करता है। जी हाँ दोस्तों, एक दूसरे पर आश्रित जीवधारियों का आपसी और अपने आसपास के पर्यावरण के बीच संबंध ही परितंत्र का निर्माण करता है। अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान पर्यावरण, झील, नदी, महासागर एवं छोटे से ताल का भी एक पारितंत्र हो सकता है। क्या आपको लगता है कि जिस पार्क में रवि एवं उसके मित्र खेलते थे वह भी एक परितंत्र बनाता था? आगे चलते हैं। मानवीय पर्यावरण, क्या दोस्तों हेडिंग शुरू हो रही है वो हमारी, मानवीय पर्यावरण। ठीक है, मानवीय पर्यावरण क्या है दोस्तों? यहाँ पे अंडरलाइन करते हैं। मानवीय पर्यावरण, जो मानव द्वारा अपनी जरूरत के लिए पर्यावरण का निर्माण किया गया, उसे मानवीय पर्यावरण कहते हैं। ये तो मैंने बताया साधारण भाषा में। मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और उसमें अपनी आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तन करता है। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया। उनका जीवन सरल था एवं आसपास की प्रकृति से उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी।
मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उनमें परिवर्तन करने के कई तरीके सीख लिए। उसने फसल उगाना, पशु पालना, स्थायी जीवन जीना सीख लिया। पहिए का आविष्कार हुआ, आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाया गया, वस्तु विनिमय प्रणाली का विकास हुआ। दोस्तों यहाँ पे वस्तु विनिमय प्रणाली का अर्थ होता है जहाँ दोस्तों वस्तुओं से व्यापार, ठीक है। इसी को दोस्तों अगर आप 12वीं में पढ़ेंगे इसको, या 11th में पढ़ते हैं या 10th में पढ़ते हैं, तो दोस्तों वहाँ पे वस्तु विनिमय प्रणाली जब आए तो उसको सीसी इकोनॉमी कहा जाता है। सीसी इकोनॉमी इंग्लिश में कहा जाता है, मतलब इसको बार्टर सिस्टम भी कह सकते हो आप, ठीक है। इसका मतलब होता है दोस्तों कि जहाँ पर हम वस्तुओं से व्यापार करते हैं, वस्तुओं से व्यापार करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? बार्टर सिस्टम, ठीक है। क्या कहलाता है दोस्तों? बार्टर सिस्टम कहलाता है। क्लियर है? अब आगे चलते हैं, ठीक है। व्यापार आरंभ हुआ एवं वाणिज्यिक का विकास हुआ। जब दोस्तों व्यापार होगा तो वाणिज्यिक क्रिया होंगी। औपचारिक क्रांति से बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हो गया। परिवहन तेजी गति से प्रारंभ हुआ। सूचना क्रांति से पूरे विश्व में संचार सहन और बहुत द्रुत हो गया। क्या आप जानते हैं कि आप गर्मी में रसीला तरबूज एवं सर्दी में भुनी हुई मूंगफली खाना क्यों पसंद करते हैं? प्राकृतिक एवं मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक है। मानव को पर्यावरण के साथ समरसता से रहने एवं उनका उपयोग सीखना चाहिए। रवि की कक्षा में मिजोरम, तो यहाँ से दोस्तों, ठीक है, रवि की कक्षा में मिजोरम की एक लड़की नूरी, वह अक्सर अपने स्थान की हरियाली की बात करती रहती थी। खेल का मैदान नष्ट होने के कारण रवि की उदासी देखकर नूरी ने उसे आने वाली छुट्टियों में अपने घर मिजोरम आने को कहा। रवि के शिक्षक ने सभी बच्चों से कहा कि छुट्टियों में वे जिन स्थान पर जाएंगे वहाँ के भू दृश्य, घरों और लोगों के क्रियाकलाप का चित्र बना करके लाएंगे। क्लियर हो गए साथियों? तो मैं उम्मीद करता हूँ ये लेसन आपको समझ आ गया होगा साथियों। क्लियर है? ये जो बच्चे 7वीं पढ़ते हैं उनके लिए प्रश्न उत्तर है, और आपने इस लेसन में एक अच्छे टॉपिक समझे जिसका नाम है दोस्तों, पहला तो आपने पर्यावरण की परिभाषा समझी कि पर्यावरण होता क्या है, ठीक है ना। उसके बाद आपने समझा पर्यावरण के घटक कौन कौन से होते हैं। उसके बाद दोस्तों आपने विभिन्न प्रकार के पर्यावरण में जो स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, ये समझा। और उसके बाद दोस्तों आपने प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में समझा और मानवीय पर्यावरण के बारे में समझा। तो आइए एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है साथियों। पहला क्या लाइन लिखिए दोस्तों? किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तु एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं, ठीक है। एक ये इम्पोर्टेंट है। जीवीय और अजीवीय। जीवीय मतलब हम जानते हैं जिसमें जीवन होता है, सजीव जैसा पेड़ पौधे और जीव जंतु हो गया। अजीवी में जिसमें जान नहीं होती, निर्जीव होते हैं, जैसे भूमि उतनी की उतनी रहेगी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों मैंने आपको प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में बताया। प्राकृतिक पर्यावरण में दोस्तों मैंने आपको स्थलमंडल के बारे में बताया। स्थलमंडल का दोस्तों मतलब जो हमारी भूमि होती है उसको कहा जाता है, ठीक है। मतलब पृथ्वी की ठोस परपट्टी या कठोर ऊपरी परत को क्या बोलते हैं? स्थलमंडल कहते हैं। और वहीं पर दोस्तों मैंने आपको जलमंडल बताया। जल के क्षेत्र को जैवमंडल कहा जाता है। और वहीं पर तीसरी परिभाषा इंपॉर्टेंट मिली हमें कि पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली चादर को वायुमंडल कहते हैं। जहाँ पर दोस्तों जलमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल मिल जाते हैं तो वहाँ पर जैवमंडल का निर्माण हो जाता है। क्लियर है? जैसा आप चित्र में देख रहे हैं, ये जैवमंडल, जहाँ पे वायुमंडल, जलमंडल और स्थलमंडल ये तीनों मिले हुए हैं। क्लियर है साथियों? आगे चलते हैं। इसमें इम्पोर्टेंट क्या है? इसमें दोस्तों परितंत्र क्या है? हर एक जीव जंतु किसी न किसी पर आश्रित रहता है, निर्भर रहता है, उसको परितंत्र कहते हैं। क्लियर हो गया? मानवीय पर्यावरण, मानव द्वारा अपने पर्यावरण के साथ जो पारस्परिक क्रिया की जाती है और अपनी सुविधाओं के लिए, अपनी आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तन किया जाता है, उसे मानवीय पर्यावरण कहते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूँगा आज की इस क्लास में आपको जो भी इम्पोर्टेंट समझ आया वो आपको क्लास में याद हो गया होगा। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।